हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। 10th का एक टॉपिक है, 10th की साइंस का, मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र से पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र में हमने पढ़ा था, हमने जाना था कि किस प्रकार से हम फूड को लेते हैं, किस प्रकार से उसकी डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के बाद में उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी अवशोषित कर लिया जाता है, और वो डाइजेस्ट फूड जो अवशोषित किया गया है वो प्रत्येक सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन प्रत्येक सेल में पहुंचने के बाद में भी उससे एनर्जी प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पर उसका क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होने के बाद में उससे एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एटीपी के रूप में एनर्जी हमें प्राप्त हो जाए, इसलिए उसका क्या होना होता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन उन सेल्स तक कैसे पहुंचती है, जो ऑक्सीजन है बाहरी वातावरण से वो किस प्रकार से प्रत्येक सेल्स तक पहुंचती है, ताकि उस डाइजेस्ट फूड का क्या हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाए, और एटीपी के रूप में ऊर्जा जो है वो प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ जब ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा फूड का, और उसे जब एनर्जी प्राप्त होगी तो उससे CO2 भी बनती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रोडक्शन होता है। तो वो CO2 जो होती है उसको वापस बाहर निकालना होता है। तो शरीर से CO2 को बाहर निकालना और बाहर से O2 जो कि शरीर के सेल्स के लिए आवश्यक है उसको अंदर लेना, ये जो सारी प्रोसेस होती है वो होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा, यानी कि श्वसन तंत्र के द्वारा। तो उसी को हम आज पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है मानव का जो श्वसन तंत्र है वो श्वसन तंत्र किस प्रकार का होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, और उनमें किस प्रकार से जो है O2 को अंदर लिया जाता है, किस तरह से उसे प्रत्येक सेल्स तक पहुंचाया जाता है, और किस तरह से प्रत्येक सेल में बनी हुई CO2 को वापस बाहर निकाला जाता है। तो जो श्वसन तंत्र अपन पढ़े उससे पहले अपन देखते हैं रेस्पिरेशन या श्वसन, कि श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन क्या होता है, श्वसन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी वह प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से O2 ग्रहण कर भोजन का ऑक्सीकरण किया जाता है तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है, साथ ही इसमें बनी CO2 बाहर निकाली जाती है। यानी कि जो बाहर वातावरण से O2 को अंदर लेना और अंदर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी हुई CO2 को बाहर निकालना, ये जो सारी प्रोसेस है इसी को क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है, रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब जो रेस्पिरेशन या जो श्वसन होता है जिसमें क्या होता है, बाहर से O2 अंदर ली जाती है, फिर वो O2 अंदर जो है, अंदर कैसे लेते हैं अपन, नासा छिद्र जो है अपने नाक है उसके द्वारा अंदर लेते हैं, फिर नोज या नासा छिद्र से अंदर लेने के बाद वो विभिन्न ऑर्गन से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचती है, फेफड़ों से किस प्रकार से वो ब्लड में मिलती है, और ब्लड से प्रत्येक सेल में पहुंचती है, और प्रत्येक सेल में ऑक्सीकरण के बाद में CO2 बनती है, और CO2 वापस से बाहर निकाली जाती है। तो बाहरी वातावरण से O2 को अंदर लेना और अंदर से CO2 को वापस बाहर निकालने की जो संपूर्ण प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन। अब जो रेस्पिरेशन है वो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र के द्वारा। अब श्वसन तंत्र क्या होता है, श्वसन तंत्र विशिष्ट अंगों का एक समूह होता है जो श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। श्वसन तंत्र हम किसे कहेंगे, विशिष्ट अंगों का एक ऐसा समूह जो क्या करता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है, उसको हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी श्वसन जो तंत्र है उसको हम यहाँ पर 3 पार्ट्स में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं, और वो 3 पार्ट कौन से हैं, पहला है ऊपरी श्वसन तंत्र यानी कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा है निचला श्वसन तंत्र यानी लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और तीसरा है श्वसन मांसपेशियां यानी कि रेस्पिरेशन मसल्स। 3 भागों में हम इसको बांट देते हैं। अब जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें हम पढ़ते हैं नासिका यानी नोज, मुख यानी माउथ, ग्रसनी यानी फेरिंग्स, और लैरिंग्स यानी जिसको अपन कहते हैं स्वर यंत्र। निचला जो श्वसन तंत्र है यानी लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें हम पढ़ेंगे श्वास नली यानी कि ट्रेकिया, श्वसनी यानी ब्रोंकाई, श्वसनिका, ब्रोंक्यूल्स, कूपिका, एल्यूलाई, और लंग्स यानी कि फेफड़े। ये सारे हम पढ़ेंगे निचला श्वसन तंत्र में। और थर्ड जो पार्ट है वो है श्वसन मांसपेशियां यानी रेस्पिरेशन मसल्स।
और रेस्पिरेशन मसल्स जो होती है उसमें कुछ ऐसी मसल्स पाई जाती है, मांसपेशियां पाई जाती है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। और वो कौन कौन सी है? एक तो होती है रेडियल पेशिया भी कहते हैं इनको, या कंकाली पेशिया, जो किसमें होती है? डायफ्राम में, यानी मध्य पट या डायफ्राम जिसको कहते हैं। और दूसरी जो पेशिया होती है वो होती है पसलियों में, रिब्स में। रिब्स या पसलियों की जो पेशियां होती है वो कहलाती है इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये हम सारा पढ़े, इससे पहले एक बार अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो डायग्राम है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें अपन जो मोस्टली जो ऑर्गन्स पढ़ने वाले हैं यहाँ से अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है? नोज या नाक, यानी एयर को अपन किसके द्वारा ले रहे हैं? अंदर, नोज या नाक के द्वारा अंदर लेते हैं। अंदर लेने के बाद में वो कहाँ जाती है? उसके बाद में यहाँ पर एक चौड़ा सा भाग दिखाई दे रहा है, उसमें जाती है, उसको कहा जाता है नासा गुहा या नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से फिर बाद में यहाँ पर आती है, इसको कहा जाता है फेरिंग्स या ग्रसनी। हाँ, एक चीज और, नाक के द्वारा, नोज के द्वारा तो अपन लेते ही हैं, नोस्ट्रिल के द्वारा तो जो है एयर को लेते हैं। उसके अलावा अपन जो है आवश्यकता पड़ने पर माउथ के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? एयर को अंदर लेते हैं, हवा को, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। तो माउथ के द्वारा ले या फिर नोज के द्वारा, दोनों से ये बाद में यहाँ कहाँ आकर के मिल जाती है? फेरिंग्स में, यानी ग्रसनी में। ग्रसनी आगे चल करके किस में खुलती है? लेरिंग्स में। और लेरिंग्स जो है जिसको अपन स्वर यंत्र कहते हैं, यहीं पर पाया जाता है एपिग्लोटिस, या जिसको घाटी ढक्कन कहते हैं। यानी जो ग्रसनी है वो उसी का अंतिम भाग लेरिंग्स है। और ग्रसनी जो है ये भोजन और जो वायु होती है दोनों का एक तरह से संयुक्त मार्ग होता है। उसके बाद में लेरिंग्स जो है ये आगे चल के किसमें खुलता है? ट्रेकिया या श्वास नली में। यहाँ पर लेरिंग्स से ही, एपिग्लोटिस के पास से ही जो फूड पाइप है वो भी खुलती है, पर उसको हम यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहे। यहाँ पर ये क्या? ट्रेकिया या श्वास नली। श्वास नली जो है आगे चल करके वक्ष गुहा में नीचे की ओर जाकर के दो भागों में बट जाती है, दाईं तरफ और बाईं तरफ। और ये दोनों जो भाग है वो कहलाते हैं श्वसनी, यानी ब्रोंकाई। और दोनों ब्रोंकाई जो है दोनों ओर के फेफड़ों में खुलती है। ये दो लंग्स होते हैं, दाया फेफड़ा और बाया फेफड़ा, दोनों लंग्स में या फेफड़ों में खुलती है। फेफड़ों में जब ये खुलती है तो एक वृक्ष जैसे होता है ना, उससे ब्रांचेज निकली हुई होती है। कोई पेड़ हो, पेड़ से जो है शाखाएं निकले, ब्रांचेज निकले, उनसे फिर शाखाएं निकले, फिर एक शाखा से, उस तरह से एक वृक्ष नुमा संरचना इनकी बनती है। कि जैसे ये तो थी श्वास नली, ट्रेकिया। ट्रेकिया अगर यहाँ पर जो है बट गई दो में, जिसको अपन श्वसनी या ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ब्रोंकाई जो है अंदर की ओर जाकर के फिर शाखित हो जाती है, ब्रांच्ड हो जाती है, जिनको कहा जाता है श्वसनिका या ब्रोंक्यूल, यानी प्राइमरी ब्रोंक्यूल, फिर बाद में सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ये इस तरह से बढ़ती रहती है। और सबसे लास्ट में जो सबसे छोटी और सबसे लास्ट में जो श्वसनिका होती है वो कहलाती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल होगी वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद में यहाँ पर एक गोल फूली हुई सी संरचना पाई जाती है, जिसको कहा जाता है एल्वेओलाई। एल्वेओलाई या फिर उसको कहते हैं अपन कुपिका, वायु कुपिका। और ये जो वायु कुपिका होती है इसी से गैसों का आदान प्रदान होता है ब्लड में। क्योंकि इसकी जो सतह होती है बाहर वाली, उस पर कैपिलरीज पाई जाती है, यानी कि केशिकाएं पाई जाती है, छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती है। ये जो है नीचे ये दिखाई दे रहा है डायफ्राम, ये क्या करता है? इसी के ऊपर जो लंग्स है वो इसके ऊपर की ओर टिके रहते हैं। ये जो डायफ्राम है यही फेफड़ों को या लंग्स को सिकुड़ने और फैलने में हेल्प करता है। जब फेफड़े जो है सिकुड़ते हैं, यानी कि जब ये इस तरह से हो जाता है, इस तरह से घूम जाता है, तो ये इस तरह, इससे क्या होता है? फेफड़ों पे प्रेशर पड़ता है, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। और जब ये सीधा हो जाता है एकदम नीचे की ओर सपाट, तो फेफड़े फैल जाते हैं। तो और इसके अलावा ये लंग्स, तो ये अपने जो है इसकी स्ट्रक्चर। अब इसको अपन ने 3 भागों में जो बांट रखा है उसको अपन इसमें डिस्कस करते हैं। जिसमें पहला है अपना अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि ऊपरी श्वसन तंत्र, जिसके कुछ भाग थे अपने नासिका, मुख, ग्रसनी और लेरिंग्स। सबसे पहला है नासिका या नोज। नासिका जो है वो नासा छिद्र के रूप में बाहर खुलता है। बाहर जो है 2 नासा छिद्र पाए जाते हैं और इन नासा छिद्रों के द्वारा हवा को अंदर लिया जाता है, वायु को अंदर लिया जाता है। ये नासा छिद्र जो है अंदर जाकर के किसमें खुलते हैं?
एक चौड़े भाग में खुलते हैं जिसको कहा जाता है नासा गुहा, नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी जो है आगे किसमें खुलती है, नासा ग्रसनी में। और नासा ग्रसनी जो है यहाँ तक का जो ये है ये कहलाता है नासिका, यानी कि नासा छिद्र के द्वारा वायु को अंदर लिया गया, अंदर एक गुहा होगी जिसको नासा गुहा कहेंगे। नासा गुहा किसमें खुलेगी, नासा ग्रसनी में। हाँ, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो नासा गुहा होती है, इस नासा गुहा का क्या इसमें जो नेजल कैविटी है उसका क्या रोल होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर, क्योंकि इसमें जो है हेयर्स पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, साथ ही इसमें श्लेष्मा स्रावित होता है, यानी म्यूकस भी इसमें पाया जाता है। तो साथ ही साथ कुछ सीलिया भी होते हैं। तो सीलिया, म्यूकस और जो रोम होते हैं, इनकी वजह से वायु के साथ, हवा के साथ जो भी डस्ट, पोलन्स या फिर अदर कोई बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी जो अंदर चला जाता है, वो इनके साथ जो है नेजल कैविटी में ही रुक जाता है इनकी वजह से, यानी हवा के साथ अंदर नहीं जा पाता। यानी वायु को ये शुद्ध करने का कार्य करते, वायु के साथ अंदर गई किसी भी अशुद्धि को, डस्ट को, ये रोम जो है अपने अंदर फंसा के रोक लेते हैं, या म्यूकस के अंदर वो चिपक करके रह जाता है, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह को, डस्ट को ये क्या कर लेते हैं, वहीं पर रोक लेते हैं, जिससे कि जो वायु है, हवा जो है वो क्या हो जाती है, प्योर हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। इसके अलावा जो नेजल कैविटी है उसमें बाहर से जो भी वायु अंदर जाती है, उस वायु, वो वायु हो सकता है ज़्यादा ठंडी हो या गर्म हो, तो उसका जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को भी नेजल कैविटी अपनी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर देती है, यानी कि उसका जो तापमान है वो शरीर के तापमान के समान हो जाता है वहाँ पर। तो ये इसका जो है मेन जो इसका वर्क है वो है। उसके बाद में जो दूसरा इसका पार्ट है वो आता है माउथ या मुख। माउथ या मुख जो होता है वो एक सेकेंडरी ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन का, यानी कि श्वसन में ये द्वितीयक अंग की भूमिका निभाता है। मेनली इसके द्वारा श्वसन नहीं किया जाता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जनरली जो है नासा छिद्र के द्वारा या नासिका के द्वारा ही अगर श्वसन किया जाए तो उससे क्या होता है, जो वायु है वो शुद्ध हो जाती है। बट अगर नीड हो, यानी आवश्यकता होने पर मुख के द्वारा भी श्वसन किया जा सकता है। और जब मुख के द्वारा श्वसन किया जाता है, यानी मुख के द्वारा वायु अंदर ली जाती है, तो वो वायु कहाँ जाती है, मुख से होकर के फिर वो फेरिंग्स में आ जाती है, यानी कि नासा गुहा में नहीं जाती, वो सीधा फेरिंग्स में आ जाती है। तो इससे क्या होगा कि वो वायु जो है वो शुद्ध नहीं हो पाएगी, अशुद्ध वायु अंदर जाएगी। तीसरा जो इसका पार्ट है वो है ग्रसनी। ग्रसनी या जो फेरिंग्स है, ये फूड और जो एयर है, यानी भोजन और वायु का जो है संयुक्त मार्ग होता है, यानी दोनों ही इसी से होकर के गुजरते हैं, दोनों का संयुक्त मार्ग होता है। साथ ही साथ ये 3 पार्ट्स में बटी होती है, नासाग्रसनी, नेजोफेरिंग्स, मुखग्रसनी, ओरोफेरिंग्स और अधोग्रसनी यानी लेरिंगोफेरिंग्स। 3 भागों में बटी होती है जो फेरिंग्स या ग्रसनी होती है। जो ये 3 जो पार्ट है उनको आप यहाँ समझिए कि जो वायु अंदर जाती है, यदि वो वायु नोज के द्वारा अंदर जाती है, यानी नाक से होते हुए जाती है, तो वो वायु किस में जाएगी, नेजोफेरिंग्स में जाएगी, यानी जो ग्रसनी का नेजोफेरिंग्स वाला, नासाग्रसनी वाला जो भाग है उसमें जाएगी। और उसके बाद में किस में चली जाएगी, लेरिंगोफेरिंग्स में, यानी कि अधोग्रसनी में चली जाएगी, या जिसको अपन कंठग्रसनी भी कहते हैं। अदरवाइज वो वायु यदि माउथ से अपन अंदर लेते हैं तो वो किस में जाएगी, ओरोफेरिंग्स में जाएगी, यानी कि मुख ग्रसनी में जाएगी, और उसके बाद में लेरिंगोफेरिंग्स में जाएगी। तो ये ग्रसनी है, यही जो मुख की तरफ वाली होती है, मुख की तरफ का जो पार्ट होता है वो ओरोफेरिंग्स कहलाता है, और जो नाक की तरफ का पार्ट है वो कहलाता है नेजोफेरिंग्स। 3 पार्ट्स में बटी होगी। और ये जो वायु का मार्ग है कि नाक से होते हुए जाएगी तो नेजोफेरिंग्स से लेरिंगोफेरिंग्स में जाएगी, और यदि वायु जो है वो माउथ से जाएगी तो ओरोफेरिंग्स से, यानी कि मुख ग्रसनी से अधोग्रसनी या कंठ ग्रसनी में चली जाएगी। तो कंठ ग्रसनी तक वायु आने के बाद में किस में जाती है, वो लेरिंग्स में जाती है, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्वर यंत्र या लेरिंग्स। लेरिंग्स जो है ये कंठ वाले स्थान पर, यहाँ पर पाई जाने वाली एक छोटी सी संरचना होती है जिसमें क्या पाए जाते हैं, स्वर रज्जु पाए जाते हैं, यानी वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं इसमें, जो कि श्लेष्मा झिल्लियों के द्वारा ढके रहते हैं, श्लेष्मा झिल्लियों से बने हुए होते हैं। जैसे ही वायु जो है इसके अंदर से होकर के प्रवेश करती है तो हवा के कंपन के कारण इनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। और जो एपिग्लोटिस होता है, जिसको अपन घाटी ढक्कन कहते हैं, वो एपिग्लोटिस भी इसी के ऊपर की ओर आवरण के रूप में पाया जाता है, यानी कि
लेरिंग्स के ऊपर ही एपिग्लोटिस पाया जाता है, जो एक आवरण की तरह रहता है इस पर। हालांकि जो एपिग्लोटिस है, जब अपन भोजन करते हैं उस समय ये ट्रेकिया को ढक देता है, जिसकी वजह से जो फूड है वो ट्रेकिया में नहीं जा पाता। और जब श्वसन करते हैं तो ये किसको करता है, फूड पाइप को ढक देता है, जिससे कि जो एयर है वो किस में चली जाए, ट्रेकिया में चली जाए। तो एपिग्लोटिस भी इसी जो लेरिंग्स वाले भाग में ही पाया जाता है। जो लेरिंग्स है, ये लेरिंग्स जो होता है ये 9 उपास्थियों से मिलकर के बना होता है। ये 9 प्रकार की जो उपास्थियां, जो कार्टिलेज होती है वो लेरिंग्स में पाई जाती है। लेरिंग्स जो होगा वो यानी कि जो स्वर यंत्र है वो किससे बना होता है, 9 प्रकार की उपास्थियों से, कार्टिलेज से बना होता है। ये स्वर रज्जु है एक, जिसमें श्लेष्मा झिल्लियां पाई जाती है, ध्वनि उत्पन्न करता है, और इसके आवरण के रूप में इसके ऊपर कौन पाया जाता है, एपिग्लोटिस। उसके बाद में ये तो हो गया अपना यहाँ तक ऊपरी श्वसन तंत्र। उसके बाद निचला श्वसन तंत्र या लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। निचले श्वसन तंत्र में कौन कौन है, श्वास नली है, श्वसनी है, श्वसनिका है, कुपिका और फेफड़े। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं श्वास नली या ट्रेकिया। निचले श्वसन तंत्र में सबसे पहला कौन सा ऑर्गन है, श्वास नली या ट्रेकिया। जो श्वास नली या जो ट्रेकिया होती है ये लगभग 5 इंच लंबी एक नलिका होती है। ट्रेकिया क्या होती है, लगभग 5 इंच लंबी एक नलिका होती है, जो सी आकार के छल्लों से निर्मित होती है। यानी कि ये जो ट्रेकिया होती है इसमें एक तो इसकी जो लंबाई होती है लैरिंग से लेकर के कहाँ तक होती है, ब्रोंकाई तक होती है। सबसे पहले तो अपन बात करें कहाँ से कहाँ तक होती है, लैरिंग से शुरू होती है, स्वर यंत्र से शुरू होती है, और जो श्वसनिकाएं दाईं और बाईं जो श्वसनिका निकलती है वहां तक, यानी कि ब्रोंकाई तक ये फैली हुई रहती है। और यहाँ तक कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 5 इंच होती है। इसके अलावा ये जो ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया के अंदर सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, जो कार्टिलेज से बने होते हैं। कौन सी कार्टिलेज से बने होते हैं, हाइलीन कार्टिलेज से बने हुए, यानी उपास्थिल छल्ले पाए जाते हैं सी शेप के। वो क्यों पाए जाते हैं कि जब क्या होता है, ये जो ट्रेकिया है, पहले अपन बात करें, इस ट्रेकिया की जो भित्ति होती है वो कूट स्तरीय पक्षनाभि स्तंभाकार उपकला से निर्मित होती है। इसकी जो भित्ति है वो किससे बनी होती है, कूट स्तरीय, यानी कि आभासी होती है, वास्तविक नहीं। ऐसे पक्षनाभि यानी रोम समान स्तंभाकार उपकला से। उपकला जो होती है, एपिथीलियम सभी की ऊपरी परत होती है, और जो एपिथीलियम है वो भी किस प्रकार की है, एपिथीलियम की जो सेल्स है वो कैसे, स्तंभाकार, ऐसे लंबी सेल्स से बनी होती है। और उन सेल्स में क्या पाए जाते हैं, सीलिया, पक्षमाभ पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। और वो रोम क्यों होते हैं यहाँ पर, वो अपन अभी बात करेंगे। इसके अलावा ये कूट स्तरीय होती है, यानी कि आभासी होती है। तो ये जो है मुलायम होती है एक तरह से। उससे क्या होता है कि जैसे इसके चिपकने का डर रहता है कि जो ट्रेकिया है वो चिपक जाएगी तो एयर उससे होकर के पास कैसे होगी। तो इसीलिए क्या होता है कि जो सी आकार के छल्ले हैं वो छल्ले इसको फैला करके रखते हैं। सी आकार के जो छल्ले हैं, इस तरह के छल्ले वो उसमें पाए जाते हैं, वो उसको क्या करते हैं, ट्रेकिया को फैला करके रखते हैं, जिससे कि ट्रेकिया जो है यानी जो श्वास नली है वो चिपकती नहीं है कभी आपस में। इसके अलावा जो ये ट्रेकिया होती है इसके अंदर म्यूकस का स्राव भी होता है, श्लेष्मा भी स्रावित होता है इसकी भित्ति के द्वारा। वो इसलिए कि यदि अंदर जो है कोई भी डस्ट, बैक्टीरिया या वायु में कोई अशुद्धि रह जाती है तो यहाँ आने के बाद में उस अशुद्धि को भी हटा दिया जाए। म्यूकस उस अशुद्धि को भी अलग कर देता है, यानी वायु को और ज्यादा प्योर कर दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो श्लेष्मा होते हैं वो म्यूकस को नीचे जाने से रोकते हैं। श्लेष्मा पाए जाते हैं जो म्यूकस को जो है ब्रोंकाई में जाने से रोकते हैं, बल्कि उसको ऊपर की ओर धकेलते हैं, यानी कि वो नोज से होते हुए बाहर निकाल दी जाती है। तो ये थी ट्रेकिया। ट्रेकिया जो होती है ये आगे चल करके किसमें, दाईं और बाईं ब्रोंकाई में विभक्त हो जाती है। वक्सीय भाग में किसमें बंट जाती है, दाईं और बाईं ब्रोंकाई में, यानी कि श्वसनिकाओं में बंट जाती है। और जो श्वसनिकाएं हैं ये श्वसनिकाएं दोनों तरफ के दाएं और बाएं लंग्स में प्रवेश करती है, फेफड़ों में प्रवेश करती है और प्राइमरी ब्रोंकाई बनाती है, यानी और बट जाती है, जिनको कहा जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स बनाती है, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स जो है फिर टर्सरी ब्रोंक्यूल्स में, और टर्सरी ब्रोंक्यूल्स जो है लास्ट में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में
विभक्त हो जाती है। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होती है उनके आगे, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होगी उनके आगे एल्वेलाई होगी, यानी कि कुपिका पाई जाती है, जो कि एक गोलाकार संरचना होती है, फुली हुई संरचना होती है। उसके बाद में है लंग्स या फेफड़े। फेफड़े जो होते हैं या लंग्स जो होते हैं ये वक्ष गुहा में पाए जाते हैं। एक जोड़ी होते हैं, एक दायां फेफड़ा होगा और एक बायां फेफड़ा होगा। स्पंजी ऊतकों से बने होते हैं, यानी कि अत्यंत ही मुलायम संरचना होती है, ये बहुत ही मुलायम होते हैं, स्पंजी टिश्यू से बने हुए होते हैं, गुलाबी रंग की संरचना होती है। तो ये तो इनकी बाहर से बात करें कि स्पंजी होते हैं, मुलायम होते हैं, संख्या में 2 होते हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, और स्पंजी टिश्यू से बने गुलाबी रंग की संरचना। इनमें मसल्स नहीं पाई जाती, यानी कि मांसपेशियां जो है वो लंग्स में या फेफड़ों में नहीं होती है। जो फेफड़े होंगे इनमें और क्या क्या होता है, तो इनमें अपन ने देखा कि इनमें ब्रोंकाई यानी कि श्वसनिकाएं हैं, ब्रोंक्यूल्स है या फिर एल्यूलाई है, इसके अलावा ब्लड वेसल्स होगी, यानी अलग अलग प्रकार की जो वाहिनिकाएं हैं, लसिका वाहिनिकाएं हैं, कुपिकाएं हैं, और अदर जो है कई प्रकार की सेल्स जो है वो इनमें पाई जाती है। इनमें लगभग 30 मिलियन जो है एल्यूलाई पाई जाती है। जो ये होते हैं लंग्स, इनमें कितनी, लगभग 30 मिलियन एल्वेलाई पाई जाती है, यानी कुपिकाएं पाई जाती है। और कुपिका जो होती है, ये जो कुपिका है लगभग इस टाइप की सी संरचना होती है लास्ट में। और जो कुपिका है, इस कुपिका में लास्ट में O2 आकर के रुक जाती है यहाँ पर, और O2 जो है इस कुपिका से ही ब्लड में मिलती है। और ब्लड से जो है, जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड की जो नलिकाएं होती है, ब्लड से जो CO2 है वो CO2 भी इसी कुपिका में आकर के मिलती है। यानी कि O2 और CO2 का जो आदान प्रदान है, गैसों का जो विनिमय है, वो कुपिका और ब्लड के मध्य होता है। यहाँ पर जो कुपिका की बाहरी भित्ति होती है वहां पर कैपिलरीज पाई जाती है, यानी कि केशिकाओं, रक्त केशिकाओं का जाल होता है। और उन रक्त केशिकाओं के जाल में जो ब्लड रहता है उसमें कुपिकाएं O2 को तो क्या करती है, उस ब्लड में डाल देती है, और उस ब्लड से CO2 को वापस अंदर ले लेती है। और वो CO2 जो कि कुपिकाओं में आ गई, यानी कि इन कुपिकाओं में आ गई, वो फिर इन ब्रोंक्यूल्स से, ब्रोंकाई में होते हुए जो है ट्रेकिया से होते हुए वापस बाहर निकाल दी जाती है। और जो O2 यहाँ से होते हुए आई है वो इन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल से होते हुए कुपिका में आती है, और कुपिका उसको किस में डाल देती है, ब्लड में डाल देती है, जहां से जो ब्लड है उस O2 को लेकर के विभिन्न सेल्स में, विभिन्न टिश्यूज में जाता है, जहां पर वो ऑक्सीकरण में यूज होती है। तो ये थे फेफड़े। फेफड़े जो होते हैं, लंग्स जो होते हैं, इनमें जो बायां फेफड़ा होता है, बायां जो लंग्स होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं, जबकि जो दायां फेफड़ा है इसमें 3 लोब्स होते हैं, यानी कि 3 खंड होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, सिर्फ 2 ही खंड होते हैं। उसके बाद में अपन बात करें फेफड़ों के बाद में, तो वो तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है श्वसन मांसपेशियां, यानी कि रेस्पिरेटरी मसल्स। जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती है, अपन ने देखा कि जो फेफड़े हैं, लंग्स जो होते हैं, ये मुलायम कोमल संरचना होती है, और फेफड़ों में, लंग्स में कोई मसल्स नहीं पाई जाती, मांसपेशियां इनमें नहीं होती है, ये सिर्फ स्पॉन्जी टिश्यू से बने होते हैं। तो अपन जानते हैं कि जब गैसें अंदर जाएगी फेफड़ों में, और फेफड़ों से फिर वो ब्लड में जाएगी, या फिर ब्लड से फेफड़ों में आएगी, तो फिर फेफड़ों से उसको बाहर निकालना भी होगा CO2 को। तो ये तो तभी संभव हो पाएगा जब फेफड़ों में संकुचन और शिथिलन होगा, यानी फेफड़े सिकुड़ेंगे और फैलेंगे, और ऐसा होने के लिए मसल्स की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर फेफड़ों को सिकुड़ने या फैलने में जो हेल्प करने वाली जो मसल्स होती है वो 2 प्रकार की होती है, यानी मोस्टली उन मसल्स को कहते हैं अपन श्वसन मांसपेशियां, यानी रेस्पिरेटरी मसल्स। और रेस्पिरेटरी जो मसल्स होगी यहाँ पर वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कंकाली पेशियां, जो किसमें पाई जाती है, इस डायफ्राम में पाई जाती है, और दूसरी होती है इंटरकोस्टल पेशियां, जो पाई जाती है मसल, अपनी जो रिब्स होती है, पसलियां होती है, उनमें पाई जाती है। अब ये किस तरह से वर्क करती है, अपन जानते हैं कि अपने जो शरीर में जो अपनी थोरेसिक कैविटी होती है, वक्ष जो गुहा होती है, वक्ष गुहा में एक पसली पिंजर पाया जाता है, यानी पसलियों का एक पिंजरा सा पाया जाता है। और वो किससे बना होता है, यहाँ पर जो है अस्थि होती है, जिसको कोलर बोन या कोलर अस्थि कहा जाता है,
वो होगी, और उसी से जुड़ी हुई बाद में एक सीधी अपनी यहाँ पर अस्थि पाई जाती है यहाँ तक, जिसको स्टर्नम कहते हैं। उसी प्रकार से पीछे की ओर बोन होती है हार्ड सी, जो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर के बनी होती है, इसको बैक बोन या वर्टिबल कॉलम कहते हैं। तो वर्टिबल कॉलम जो पीछे है और जो अपनी स्टर्नम होती है यहाँ पर, उससे मिलकर के पसलियां पाई जाती है। 12-12 पसलियां होती है दोनों तरफ, और जैसे जिससे कि अपना ये पसली पिंजर बना होता है। और वो जो पसलियां होती है, तो इनके नीचे की तरफ क्या पाया जाता है, ये डायफ्राम पाया जाता है। तो पसलियों के बीच में पाई जाती है इंटरकोस्टल मसल्स, और जो डायफ्राम है उसमें पाई जाती है कंकाली पेशियां। जब एयर अंदर लेनी होती है, यानी कि जब क्या होता है कि जो डायफ्राम है उसकी जो कंकाली पेशियां है, ये डायफ्राम को क्या कर देती है, संकुचित कर देती है। तो जो डायफ्राम है वो अभी इस तरह से दिख रहा है, वो डायफ्राम ऐसे सीधा हो जाता है, सपाट हो जाता है। सीधा हो जाएगा तो जो फेफड़े हैं वो नीचे की ओर खिसक जाते हैं फैल करके, और जस्ट उसी टाइम जो रिब्स है, यानी कि जो पसलियां हैं, उन पसलियों की जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी क्या कर हो जाती है, वो शिथिलित हो जाती है, फैल जाती है। उसकी वजह से जो पसलियां फैलेगी तो जो फेफड़े हैं उनका आकार भी फैलेगा, यानी फेफड़े आकार में, मोटाई में भी, और नीचे की तरफ जो है डायफ्राम नीचे चला गया, सीधा हो गया, तो नीचे की तरफ भी स्पेस बन गया, तो जो फेफड़े हैं वो फैल जाते हैं। और जब फेफड़े फैल जाते हैं तो जो एयर है, यानी जो ऑक्सीजन है, वो बाहर से कहाँ आती है, फेफड़ों में आती है, यानी बाहर से अंदर आती है, जिसको अपन कहते हैं अंतःश्वसन। और उसके बाद में क्या होगा, जब फेफड़े पूरी तरह से भर जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, जो O2 आई है वो तो कोशिकाओं के द्वारा ब्लड में डाल दी जाएगी, और ब्लड से जो CO2 है उसको फेफड़ों में ले लिया जाएगा। अब क्या होगा, जब CO2 को वापस बाहर निकालना होगा तो जो डायफ्राम है उसकी जो पेशियां है वो शिथिलित हो जाएगी, फैल जाएगी, और उसकी वजह से जो ये डायफ्राम है वो वापस डोम के आकार का हो जाएगा, यानी वापस से इस तरह से हो जाएगा, जो सीधा था शिथिलित हो जाएगा, फैल करके इस तरह से ऊपर चला जाएगा। और जब ये फैल के ऊपर जाएगा तो जो फेफड़े हैं उन पर भी प्रेशर पड़ेगा, जिससे फेफड़े ऊपर की ओर संकुचित होंगे, सिकुड़ेंगे। साथ ही साथ जो पसलियों की पेशियां हैं वो भी क्या होगी, संकुचित होगी, अंदर की तरफ संकुचित होगी। वो अंदर की तरफ संकुचित होगी तो फेफड़ों पर अंदर की तरफ प्रेशर पड़ेगा, नीचे से डायफ्राम का प्रेशर पड़ेगा, तो फेफड़े क्या होंगे, सिकुड़ेंगे। सिकुड़ेंगे तो अंदर से जो CO2 है वो वापस बाहर निकाल दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो है ये जो मसल्स होती है ये वर्क करती है, और इसी की वजह से क्या होता है, गैसों को अंदर लिया जाता है और बाहर निकाला जाता है। CO2 अंदर ली जाएगी, फेफड़े फैलेंगे, CO2 बाहर O2 अंदर ली जाएगी तो फेफड़े फैलेंगे, और जब डायफ्राम फैल जाएगा, शिथिलित हो जाएगा, मांसपेशियां संकुचित होगी इनकी पसलियों की, तो फेफड़े क्या होंगे, सिकुड़ेंगे, फेफड़े सिकुड़ेंगे तो CO2 को बाहर निकाला जाएगा। अब जो बात आती है दो प्रकार की जो इसमें आपके हैं, कि एक छोटा सा टॉपिक है इसकी फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन है। फिजियोलॉजी क्या है उसमें आपके दे रखा है, एक तो है बाह्य श्वसन और एक है आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन, फिजियोलॉजी जो है रेस्पिरेशन की, उसमें ये है कि फेफड़ों में जब संकुचन या शीतलन होता है वो क्यों होता है, तो वो मसल्स की वजह से होता है, डायफ्राम की वजह से होता है। किस प्रकार से जो है O2 बाहर निकल रही है और किस प्रकार CO2 बाहर निकल रही है और O2 अंदर ली जा रही है। अब है इसमें एक अंतःश्वसन और बहिःश्वसन। बाह्य श्वसन कहाँ होता है, जब जो वायु है यानी O2 है वो कहाँ चली गई, अभी कूपिकाओं में, तो जो वायु कूपिका है, एवेलोलाई जो वायु कूपिका है, वायु कूपिका से जो O2 है वो O2 तो किस में जाएगी, ब्लड में। वायु कूपिका से O2 किस में चली जाएगी, ब्लड में, और ब्लड से जो CO2 है, इस ब्लड में जो उपस्थित जो CO2 है वो CO2 किस में जाएगी, वायु कूपिका में, वायु कूपिका में चली जाएगी। तो इसको कहा जाता है बाह्य श्वसन।
और अंतःश्वसन, अंतःश्वसन, अंतःश्वसन कब होगा? यहाँ से जब ये ब्लड में आ चुकी O2, तो जब ये O2 है वो O2 तो किस में एंटर होगी? O2 तो जाएगी सेल्स में, अंदर की जो सेल्स में, या फिर जो टिश्यूज है, टिश्यूज या सेल्स में जाएगी। और जो टिश्यूज और सेल्स के पास में जो CO2 है किससे जा रही है? ब्लड से। ब्लड से O2 तो किस में जाएगी? सेल्स और टिश्यूज में जाएगी। और सेल्स और टिश्यूज में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो CO2 बन रही है वो CO2 किस में आ जाएगी? ये CO2 आएगी ब्लड में, और इसको हम कहते हैं अंतःश्वसन। ये होने के बाद में अब जैसे ब्लड में आ गई CO2, तो वो ब्लड कहाँ पे आएगा? वापस फेफड़ों की इन वायु कुपिकाओं के पास में आएगा। वायु कुपिकाओं के पास में आएगा, उस समय क्या होगा कि कुपिका में CO2 की जो सांद्रता होगी वो अधिक होगी, और O2 की कम, O2 की अधिक होगी और CO2 की कम होगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो ब्लड है, ब्लड से CO2 तो किस में आ जाएगी? कुपिका में, और कुपिका से O2 है वो चली जाएगी ब्लड में, और फिर वो CO2 जो है यहाँ से होते हुए बाहर निकाल दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो है गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि गैसों का विनिमय होता है। और गैसें जो है O2 जो है शरीर के अंदर जाती है, यानी कि नासा छिद्र से होते हुए नासा गुहा से फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर बाद में लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई से होते हुए लंग्स में जाती है, वायु कुपिकाओं में जाती है, और कुपिकाओं से किस में चली जाती है? वायु कुपिकाओं से, जो कुपिकाओं के चारों ओर जो रक्त केशिकाओं का जो जाल होता है उसके ब्लड में मिल जाती है, और ब्लड से होते हुए फिर ब्लड की सहायता से वो किस में चली जाती है? वो प्रत्येक सेल्स और टिश्यूज में चली जाती है, जहां पर वो डाइजेस्ट फूड का ऑक्सीडेशन करती है, जिससे कि एटीपी का निर्माण होता है, और उसी दौरान CO2 भी बनती है। और वो CO2 क्या होती है? वहां से वापस ब्लड के थ्रू कहाँ आती है? ब्लड के थ्रू वापस इकट्ठी होकर के पूरे शरीर से फेफड़ों की वायु कुपिकाओं में आती है, और वहां से फिर वो विभिन्न इन ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई और ट्रेकिया से होते हुए जो अपन वापस जो है किसके द्वारा? नासा छिद्र के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। और इस प्रकार से जो है गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। लेकिन ब्लड के साथ O2 और CO2 जो है वो कैसे जाते हैं? ब्लड में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, यानी कि जिसको अपन कहते हैं श्वसन वर्णक। क्या पाया जाता है? श्वसन वर्णक। किसमें पाया जाता है? ब्लड में। और ब्लड में जो श्वसन वर्णक है उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और जो ये हीमोग्लोबिन है जो ब्लड में पाया जाता है, ये ब्लड में किस में होता है? आरबीसीज में होता है, आरबीसीज में होता है। और इसी की वजह से क्या होता है? आरबीसी का जो कलर होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण हीमोग्लोबिन क्या करता है? O2 को अपने साथ जोड़ करके विभिन्न सेल्स तक पहुंचाता है, और विभिन्न सेल्स में बनी हुई जो CO2 है उसको वापस से फेफड़ों के पास ला करके पहुंचाता है। यानी कि जो O2 और जो CO2 है इनका जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन करता है? इनका जो ट्रांसपोर्ट है वो करता है हीमोग्लोबिन। तो ये दो वर्क करता है। एक तो क्या करता है, ये जो है आरबीसी को रेड कलर जो होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, साथ ही साथ जो श्वसन CO2 और O2 की वजह से हो रहा है, तो उनका ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से हो रहा है? हीमोग्लोबिन की वजह से। इसीलिए हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट या श्वसन वर्णक भी कहा जाता है। अब अपन बात करें कि अपन कितने टाइम जो है अंदर लेते हैं जो है वायु को, और कितने टाइम बाहर निकालते हैं। तो अपन जनरली क्या करते हैं कि 2 सेकंड में एक बार जब अपन वायु को अंदर लेते हैं तो 2 सेकंड का टाइम लगता है उसमें, और जब अपन बाहर निकालते हैं तो उसमें लगता है 3 सेकंड का टाइम। यानी 3 सेकंड में हम एक बार जो है वायु को बाहर निकालते हैं, और अंदर लेते हैं 2 सेकंड में एक बार। यानी कि एक बार अंदर लेना और एक बार बाहर निकालना। श्वसन की जो एक प्रक्रिया होती है उसमें लगभग कितना टाइम लग जाता है? 5 सेकंड। 5 सेकंड का टाइम लग जाता है। अब 5 सेकंड एक बार में, तो 1 मिनट में लगभग, 1 मिनट की अपन बात करें तो लगभग अपन 12 टाइम, लगभग है, अलग अलग सिचुएशंस में ये अलग अलग भी हो सकता है, यानी 12 टाइम अपन क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। जनरली अपन अंदर लेने में हमें थोड़ा सा लेना पड़ता है, बाकी बाहर निकालते टाइम हमें कोई उसका प्रेशर नहीं पड़ता, पता नहीं चलता है।
तो ये आज की वीडियो में ये हमने पढ़ा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की मानव का जो श्वसन तंत्र है वो किन किन से मिलकर के बना होता है, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा अपन ने देखा उनके जो पार्ट्स है वो किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरह से जो है ऑक्सीजन अंदर ली जाती है, CO2 बाहर निकाली जाती है। ये सारी चीजें अपन ने इसमें